हेलो दोस्तों, कैसे हो? मज़े में? पढ़ाई कैसी चल रही है? आप लोग कुछ कमेंट वगैरह करते ही नहीं हैं। चलो अब हम सीधे जो हमें पढ़ना है उस पे आते हैं। बातें बाद में होती रहेंगी। तो हमारे फर्स्ट चैप्टर ईंट, मनके और अस्थियाँ, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का कंप्लीट हो गई है। तो हम दो वीडियो में जल्दी से जो महत्वपूर्ण फैक्ट वाले क्वेश्चन हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं। स्पीड से थोड़ी स्पीड रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे भी पहले ये है कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता दोनों नाम है। तो हड़प्पा नामक स्थान की पहले खोज होने के कारण हड़प्पा सभ्यता कहलाई। और सिंधु नदी घाटी और उसकी सहायक नदियाँ झेलम, व्यास, रावी, चिनाब, इनके आसपास जो सभ्यता पनपी उसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। लेकिन इसका सबसे महत्वपूर्ण नगर था मोहनजोदड़ो, लेकिन वो बाद में खोजा गया। तो सिंधु सभ्यता के पहले क्वेश्चन बनता है, सिंधु सभ्यता की जानकारी का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है? तो वो है मोहर। क्या है? मोहर। मोहर जिन पर जानवरों का चित्र अंकन और उनकी लिपि में कुछ लिखा हुआ था और किसी जानवर का चित्र उस पर अंकित था, ये था। तो अब थोड़ा सा हम देखते हैं इतिहास को। तो इतिहास मतलब बीता हुआ कल इतिहास, इति प्लस हास, यानी कि जो बीत गया वो इतिहास। एक है हिस्ट्री शब्द इंग्लिश में, हिस्ट्री, जिसका हिंदी अनुवाद है जिसको हिस्ट्री को कहते हैं अनुमान लगाना। लेकिन इतिहास तो बीते हुए कल का क्रमबद्ध अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। मैंने पहले बताया था कि इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रागैतिहासिक काल, इसमें कोई लिपि नहीं थी, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। अधोऐतिहासिक काल, इसमें लिपि थी लेकिन पढ़ी नहीं गई। और फिर है ऐतिहासिक काल। तो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता किस काल में आती है? अधोऐतिहासिक काल में, क्योंकि लिपि है लेकिन पढ़ी नहीं गई है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जानकारी के प्रमुख स्रोत, इसमें एक क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि प्रमुख स्रोत तो थे मोहरे, लेकिन और भी हैं, जैसे औजार मिले, आभूषण मिले, मर्दबान ये भी मिले। लेकिन अगर प्रमुख पूछे तो उसमें फिर आएगा मुहर। सर्वप्रथम चार्ल्स मेसन ने 1825 में इसके बारे में जिक्र किया। कनिंगम 1861 में कनिंगम ने इस शहर को देखा जब लाहौर से कराची तक रेलवे लाइन बिछ रही थी, लगभग 100 मील। अब हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में जो प्राप्त हुई मोहर क्या इंगित करती है या किस ओर इशारा करती हैं? तो मोहर थी पहली चीज, इशारा इम्पोर्टेंट है, सेलखड़ी से बनी हुई थी। जो मोहरें थी वो सेलखड़ी नामक पत्थर से बनी हुई थी। दूसरा है उन पर लिखी हुई जो लिपि है, एफटिक लिपि है, जानवरों का चित्र अंकन है और धार्मिक पहचान भी है। अब हम देखते हैं कि मैंने कहा था ना कि आपको एनसीईआरटी जो इंडेक्स में जो डाल रखा है वो साइड में इंडेक्स में, वो कितना महत्वपूर्ण है, उसमें से क्वेश्चन बनने के बहुत बहुत चांस है। तो मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन के बारे में बता रहा हूँ कि इस हिसाब से क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको इस हिसाब से अटेम्प्ट करना है। तो सिंधु घाटी सभ्यता या कई जगह इसे हड़प्पा संस्कृति, अब यहाँ पे आपके इंडेक्स में दे रखा है हड़प्पा संस्कृति,
तो हमें संस्कृति का पता होना चाहिए कि हड़प्पा के पीछे संस्कृति क्यों लगी, क्योंकि उसने डेफिनेशन दी है इसमें। तो मतलब संस्कृति पूरा वस्तुओं का ऐसा समूह है जो विशिष्ट हो, एक भौगोलिक क्षेत्र में हो और एक कालखंड में हो, उसको संस्कृति कहते हैं। यानी कि विशिष्ट एक भौगोलिक क्षेत्र हो और एक कालखंड हो, तो उसे संस्कृति कहते हैं। तो इस हिसाब से संस्कृति की अगर आपको डेफिनेशन आ जाए, या फिर क्वेश्चन इस तरह से भी बना सकता है कि विशिष्ट वस्तुएं एक भौगोलिक क्षेत्र और एक कालखंड में पाए जाने वाली क्या संस्कृति। वैसे ऑब्जेक्टिव नहीं बन सकता इसमें सिर्फ निबंधात्मक क्वेश्चन या फिर वन लाइनर क्वेश्चन बन। फिर देखते हैं कि हड़प्पा जो सभ्यता थी, मैंने उस टाइम में खूब आपको समझाया था कि 3 लेयर थी उसकी, प्रारंभिक, विकसित और परावर्ती। यानी कि प्रारंभिक हड़प्पा, विकसित हड़प्पा जिसे हम पढ़ रहे हैं, और एक इसके बाद में भी प्रवर्ती संस्कृति। तो इस प्रकार है संस्कृति। तो विकसित संस्कृति हम पढ़ रहे हैं। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं, आपको सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी आगे कंपटीशन के हिसाब से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सा स्थल है जो तीनों लेयर में आता था, यानी कि प्रारंभिक, विकसित और परावर्ती? तो वो था कालीबंगा। ओके, ये एक्स्ट्रा जानकारी है आपके लिए। फिर है, हम देखते हैं कि जो त्रिभुजाकार आकार में फैली हुई है, तो इसके आकार के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है। त्रिभुजाकार क्षेत्रफल है इसका लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर। अब सबसे बड़ी चीज है कि एक इन्होंने इंडेक्स में दे रखा है कि आरंभिक तथा विकसित हड़प्पा संस्कृति कहाँ कहाँ कितने स्थल मिले हैं। तो अगर बोर्ड ने टफ से टफ क्वेश्चन बनाया तो इनमें से उठा सकता है। जैसे कुल बस्तियां सिंध में मिली हैं 106 और चोलिस्तान में मिली हैं 239। अब एक चीज यहीं पर क्लियर कर लो, चोलिस्तान किस एरिया को बोला जाता था? जो थार के मरुस्थल से लगा हुआ होता था उसे चोलिस्तान बोला जाता था। आरंभिक हड़प्पा की 52 थी सिंध में और चोलिस्तान में 37। विकसित हड़प्पा की सिंध में थी 65 और 136 थी चोलिस्तान में। कहने का मतलब जो विकसित हड़प्पा थी वो चोलिस्तान में ज़्यादा फैली हुई थी। फिर है नए स्थल जो विकसित हड़प्पा के हैं 43 सिंध में, 132 चोलिस्तान में। तो ये है, ये आंकड़ा आपको ध्यान रखना है। अगर टफ पेपर आया या एग्जामिनर थोड़ा स्ट्रिक्ट हुआ पेपर बनाने वाला तो वो क्वेश्चन डाल सकता है, वरना नॉर्मली है। अब हम इनके रहन सहन, पहले जो प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति के अवशेष जो इन्हें मिले हैं, मर्दमांड हैं, कुछ पत्थर वगैरह हैं, तो वहाँ कुछ पशुपालन के साक्ष्य भी इनको प्रारंभिक हड़प्पा में मिले थे। अब हम इनके जीवन निर्वाह का तरीका है, 2 तरह थे। पहली चीज, एक चीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि ये सभ्यता नगरीय थी या ग्रामीण। तो ये सभ्यता कौन सी थी? नगरीय सभ्यता थी। तो निर्वाह का इनका तरीका व्यापार भी था, लेकिन मेन था कृषि और पशुपालन। तो हड़प्पा स्थलों पर जो क्या प्राप्त हुआ जिससे ये सिद्ध हो गया कि यहाँ कृषि की जाती थी? तो कुछ अनाज के दाने प्राप्त हुए हैं, गेहूँ, जौ, सफ़ेद चना और तिल। ये 4 चीज़ें आपके बुक में दे रखे हैं, याद रखना। जौ, गेहूँ, सफ़ेद चना और तिल। लेकिन अब है जो मोस्ट है, बाजरे के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, या बाजरे के दाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? गुजरात। ये मतलब एडिशनल क्वेश्चन हो गया,
वो नॉर्मल क्वेश्चन था, ये एडिशनल क्वेश्चन हो गया कि बाजरे का साक्ष्य कहाँ से मिला है। फिर हम पुरातात्विद को पशुपालन के भी साक्ष्य मिले हैं, जिनमें भैंस है, भेड़ है, बकरी है, सुअर, ये इनके पालतू जानवर थे। और कुछ जंगली जानवर के भी उनको मतलब साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिनमें वराह, याद रखना, बार बार मैं बोल रहा हूँ, वराह शब्द देते ही सब मामला गड़बड़ हो जाता है। एग्जाम में एडिशनल आ गए, वराह सुअर को कहते हैं, वो जंगली सुअर, और उधर भी सुअर का उन्होंने बुक में दे रखा है कि पशुपालन में, इधर सुअर जंगली है जिसको दिया गया वराह। सुअर के अलावा है हिरण है और घड़ियाल के साक्ष्य मिले हैं 3 के, अकॉर्डिंग 12th बुक के अनुसार। फिर है आखेट, आखेट करते थे, जिनमें मछली, पक्षियों के इनको कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब है मैन, जो है इनकी कृषि प्रौद्योगिकी, इस पे क्वेश्चन बन सकता है, इसमें निबंधात्मक क्वेश्चन भी बन सकता है, नहीं तो 3 नंबर का 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। तो इसके मैन फैक्ट देखते हैं। खेती के साक्ष्य एक वर्षव जो मोहरू और मरण मूर्तियों पर अंकित है, यानी कि एक बेल के साक्ष्य मिले हैं, जिससे कन्फर्म होता है कि ये बेल द्वारा खेती की जाती थी। फिर हमें और साक्ष्य मिलते हैं, जुते हुए खेत के साक्ष्य, जो कालीबंगा हनुमानगढ़ से प्राप्त हुए हैं। ये एक साथ 2 फसल बोते थे, क्योंकि समकोण पर काटती हुई रेखाएं प्राप्त हुई। मिट्टी के हल्के साक्ष्य चोलिस्तान और बनावली। चोलिस्तान का एरिया पता है, थार के, पाकिस्तान में जो थार के मरुस्थल से लगा हुआ है वो चोलिस्तान ये है। फिर सिंचाई, क्योंकि उष्णकटिबंधीय है, मौसम कैसा था, उष्णकटिबंधीय, तो यहाँ सिंचाई की आवश्यकता होगी। तो सिंचाई के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो इनको प्राप्त हुई है वो है नहर के साक्ष्य, सोर्त गई अफगानिस्तान, इम्पोर्टेंट है, सोर्त गई अफगानिस्तान। इसके बाद में नहर के अलावा धोलावीरा से एक जलाशय का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो इससे उनके जल संचयन की नगरीय थी, व्यवस्थित सभ्यता थी, तो ये जल संचय का प्रमाण है जो धोलावीरा से जलाशय प्राप्त हुआ है। ये क्वेश्चन नॉर्मली क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन मैं आपको ऑब्जेक्टिव के बारे में भी ऑब्जेक्टिव के फैक्ट पे हैं, इनमें 1 लाइनर भी आ गए, इनमें रिक्त स्थान, निबंधात्मक के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा कैसे लिखना है। फिर है अवतल चक्की, एक है इंडेक्स में दे रखा अवतल चक्की, यानी कि वहाँ पीसने के लिए जो 2-3 तरह की चक्कियाँ प्राप्त हुई हैं, उनमें है अवतल चक्की के साक्ष्य सर्वाधिक कहाँ मिले। मैं ये नहीं कह रहा, पूरा लेख नहीं बता रहा आपको कि कहाँ क्या पीसा जाता था। अवतल चक्की के सर्वाधिक साक्ष्य, क्वेश्चन ये है, और अवतल चक्की के सर्वाधिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, मोहनजोदड़ो से, ध्यान रखना। और ये साक्ष्य हमें कौन बताता है, अर्नेस्ट मेके की बुक है फर्दर एक्सकवेशन एंड मोहनजोदड़ो बुक, ध्यान रखना। ये एडिशनल अगर क्वेश्चन बनाएगा तो उसमें आपको पूछ सकता है कि अर्नेस्ट मेके की बुक थी फर्दर एक्सकवेशन एंड मोहनजोदड़ो, तो ये वहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुए। नगरीय सभ्यता थी, ध्यान रखना। इस सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण नगर था मोहनजोदड़ो, और सबसे पहले खोजा गया था हड़प्पा। ठीक है, क्लियर। अब आपके एक इंडेक्स में दे रखा है हड़प्पा की दुर्दशा कैसे हुई, क्योंकि हड़प्पा भी मोहनजोदड़ो के समान ही था, तो मोहनजोदड़ो को सर्वाधिक विकसित और नियोजित शहर क्यों कह रहे हैं, कारण यह है कि हड़प्पा
उस टाइम में नष्ट हो चुका था। जो रेलवे लाइन डाली जा रही थी उसमें ईंटों की चोरी हो गई, ईंटों को चुरा लिया गया वहाँ से, तो उसको नष्ट भ्रष्ट कर दिया। तो इस कारण से इनको हड़प्पा के बारे में बहुत कम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1857 में थी और अलेक्जेंडर कनिंघम इसके अध्यक्ष थे। उन्होंने बताया कि जो ईंटें थी वो तोड़ ले गए रेलवे लाइन की वजह से, तो हड़प्पा को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। अब बात करते हैं हम वो 4 आरंभिक स्थल। कन्फर्म याद रखना, मैप में भरवा सकता है आपसे। जो आरंभिक हड़प्पा के 4 नगर खोजे गए थे वो थे सिसवन, कोटदीजी और आमरीनाल और दबसात। ये 4 स्थल थे जो प्रारंभिक हड़प्पा के थे। कोटदी, सिसवाल और आमरीनाल और दबासात, ये 4 शहर थे। ये इनके बारे में याद रखना, ये क्वेश्चन बन सकता। अब चलते हैं मोहनजोदड़ो, जो सबसे नियोजित और विकसित था। तो सभी हड़प्पा में शहर 2 भागों में बटा हुआ था। याद रखना, सभी हड़प्पा स्थल ऐसे ही प्राप्त हुए। पश्चिमी भाग था वो ऊंचा था, दुर्ग जो ऊंचा था, ऊंचाई पे था लेकिन छोटा था। पूर्वी भाग निचला था, यह निचला शहर, लेकिन वो ज्यादा क्षेत्रफल में फैला हुआ था। और ऊंचा दुर्ग था, उसकी किलेबंदी की हुई थी। नीचे वाले शहर की ज्यादा प्रमाण नहीं मिले। लेकिन 2 स्थल, अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये है कि धोलावीरा और लोथल, कौन से शहर? धोलावीरा और लोथल की पूरी बस्ती, दीवार या किलेबंदी की हुई थी। तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि वो 2 कौन से शहर हैं, या वो कौन सा शहर है जिसके पूरी बस्ती की किलेबंदी की हुई थी। तो वो आ गए धोलावीरा और लोथल। ये था आज के लिए रिवाइज करवाना। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको पूरी तरह आपके साथ हूँ। इस तरह हम छोटे छोटे क्वेश्चनों को जोड़ेंगे ना एग्जाम में। छोटे छोटे क्वेश्चन ही निबंधात्मक क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मान लो मोहनजोदड़ो का बारे में क्वेश्चन निबंधात्मक आ गया, लेकिन क्या हम उसको डायरेक्ट मोहनजोदड़ो से स्टार्ट कर देंगे? मोहनजोदड़ो लगा के नियोजित शहर था? नहीं, हमें उसकी पृष्ठभूमि बनानी पड़ेगी। पहले हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में थोड़ी प्रस्तावना देनी पड़ेगी। प्रस्तावना देने के बाद में हम हड़प्पा मोहनजोदड़ो पे जाएंगे। अगर आपने प्रस्तावना अच्छी और व्यवस्थित दे दी तो एग्जामिनर आगे बढ़ेगा, लेकिन वो फॉर्मेलिटी के तौर पे, क्योंकि वो आपकी प्रस्तावना से ही समझ जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं जो आपका आज फैक्ट बता रहा हूँ, ये फैक्ट बीच बीच में अगर हम जोड़ते हैं तो इसका इम्प्रेशन भी, यानी कि रेगिस्तान ऑब्जेक्टिव 1 लाइनर तो है ही है, लेकिन इन फैक्ट को हम निबंधात्मक क्वेश्चन में काम में लेंगे तो और भी बेटर होगा। अब जैसे हड़प्पा सभ्यता पर एक लेख लिखो, ऐसा क्वेश्चन आ जाए, या सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में लिखो। तो अगर आपने हड़प्पा सभ्यता के बारे में स्टार्ट कर दिया क्वेश्चन को, फिर लिख दिया लंबा चौड़ा, अगर आपने वो 4 स्थल जो मैंने बताए हैं प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता के, अगर वो उस क्वेश्चन की प्रस्तावना में डाल दिए तो आपके आंसर को 4 चांद लग जाएंगे। ये टेक्निक्स होती है।
हम सब सॉल्व करेंगे, पूरी साल साथ रहेंगे। बस आपका साथ चाहिए। आप ना तो कोई कमेंट कर रहे हैं, मैंने कितने दिन हो गए, कितने वीडियो में बोल दिया है कि कितने भाई बहन हिस्ट्री से हैं, कितने भाई बहन पॉलिटिकल से हैं और कितने भाई बहन एसएसटी से। तो आप मुझे यथाशीघ्र बताइए, मैं उस हिसाब से आगे का पूरे साल का प्लान डिसाइड करूँगा और आपको कहीं झुकने नहीं दूंगा। तो इस हिसाब से, इसलिए मैंने चैप्टर को रिवाइज करवाने का मतलब, इस चैप्टर में ऐसे फैक्ट हैं जैसे धोलावीरा, कौन सा नगर गिरा हुआ था, जलाशय कहाँ मिला था, तो ये फैक्ट थे। तो मुझे लगा कि एक बार इनको रिवाइज करा देना बेहतर होगा। कल हम इससे आगे के मैन फैक्ट रिवाइज करेंगे। 2 वीडियो और बनेंगे क्योंकि वीडियो लंबा भी बोर कर देता है, इसलिए। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और जल्दी से जल्दी अपने सब्जेक्ट के लिए कमेंट करना कि कौन सा सब्जेक्ट है। ठीक है, धन्यवाद प्यारे बच्चों।